अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुकदमा फ़िक्र के तीसरे प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और आज का प्रोग्राम भी मार्क्स के हवाले से है। जैसे कि हम पहले बात करते हैं कि मार्क्स की मुख्तलिफ जो जहतें हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो ये डिबेट है मार्क्स पे, वो कदरे पेचीदा है, क्योंकि वो ज़्यादातर इल्मियाती और फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू से ताल्लुक़ रखती है। तो बुनियादी तौर पर तो हम इस प्रोग्राम में ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस डिबेट की जो फंडामेंटल्स हैं या जो बुनियादें हैं उनसे आपको तारुफ करवाएं। और मज़ीद ये डिबेट जो हैं जिनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं वो ख़ासकर 20वीं सदी की मार्क्सिज्म में उस पर बड़ी गुफ्तगू रही, और वो मार्क्सिस्ट थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा अहम डिबेट्स हैं, क्योंकि मार्क्सिस्ट थ्योरी की खुद अपनी बुनियाद क्या है और उसके बारे में हम खुद कैसे सोचते हैं, और फिर उस सोच के तनाज़र में अपनी सियासत का तयन कैसे करते हैं। इस बात का ताल्लुक इन डिबेट से बहुत बुनियादी है। और जिन डिबेट्स की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, अगर बात की जाए तो उसमें बेसिकली ह्यूमनिज्म और हिस्टोरिसिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म, यानी तारीखियत, साख्तियात और इसके साथ इंसान दोस्ती की ये जो उर्दू जो ट्रांसलेशन है उनकी मैं कर रहा हूँ, कि ये जो बुनियादी तीन डिबेट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम पहले बात करते रहे हैं मार्क्स के हवाले से, कि बुनियादी तौर पर मार्क्स जर्मन फिलॉसफी की खास बैकग्राउंड से आते हैं, और इसके साथ साथ अंग्रेजी सियासी मुआशियात, उसके साथ साथ फ्रेंच जो सियासी फिक्र रही थी उसमें एक खास तर्ज से जो है वो लोकेट हैं, और उन्हीं पे वो काम करके अपनी फिक्र को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बड़ी डिबेट रही बाद में 20वीं सदी के मार्क्सिज्म में, जिस पर हम बात करेंगे बाद में। अल्थूसर और ग्रामशी और लुकाश की डिबेट रही है कि बुनियादी तौर पर वो ये जानना चाहते थे कि बुनियादी तौर पर मार्क्स की फिक्र क्या है और उसका ताल्लुक हेगल या फॉरबाच या फिर जर्मन फिलॉसफी से क्या है, और तारीख बजाते खुद क्या चीज़ है, इसका फाइल कौन होता है, यानी सब्जेक्ट कौन होता है, बनाता किस तरह से बनाते हैं, क्या हम तारीख बनाने में आज़ाद हैं, इंसान बनाता है, या तारीख जो है उसकी अपनी एक अंदरूनी मंतक है, या हमसे ऊपर की चीज़ है, मुबर्रा है, जिसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट्स हैं, और ये सिर्फ ना ये कि मार्क्सिस्ट थ्योरी के हवाले से इंपॉर्टेंट डिबेट्स हैं, बल्कि खुद फ़लसफ़ा तारीख में, या 20वीं सदी में आप चाहें तो फिर स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की डिबेट आ जाती है, जिसमें इन चीज़ों पर तनकीद भी मौजूद है खुद मार्क्स की फिक्र पर। तो इन डिबेट्स की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे साथ आज मेहमान है वो प्रियांश दहलवी साहब मौजूद हैं और अयाज मलिक साहब मौजूद हैं हमारे साथ। तो इस डिबेट को बुनियादी तौर पर हम एक तरह से मिल के ही इसको आगे बात को बढ़ाएंगे, और जहाँ पर कोई एक नई बात निकल रही हो तो हम एक डायलॉग की फॉर्म में और एक बहस की फॉर्म में इस पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी अयाज आपके पास मैं आना चाहूँगा कि आप बुनियादी तौर पर किस तरह से देखते हैं कि ये डिबेट्स क्या है। बुनियादी तौर पर जो मैंने टर्म्स जिनका नाम लिया है, ह्यूमनिज्म और हिस्टोरिसिज्म, अगर आप एक एक करके उनकी कोई तारीफ हमारे नाज़रीन को बता दें कि वो बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है, और मार्क्सिस्ट फिक्र में उनके बारे में क्या राय पाई जाती है, या मार्क्स खुद कैसे देखते हैं उनको, तो आप इस पर ज़रा कुछ रोशनी डाल दें। ठीक। बहुत शुक्रिया शाहाब और बाकी साथियों का। देखिए, ये जो इस्तिलाहात हैं, ह्यूमनिज्म, इंसान पसंदी या इंसान दोस्ती, अमूमी तो आम तौर पर इसको आम फहम में इसको इंसान दोस्ती तौर पर समझा जाता है, लेकिन फलसफियाना तौर पर जब हम बात करते हैं ह्यूमनिज्म की, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं जिसको हम इंसान पसंदी कह सकते हैं उर्दू में, या ह्यूमन बीइंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि तारीख के फाल के तौर पर उसके हवाले से बात हो रही है। हिस्टोरिसिज्म के हवाले से इसकी जो सादा सा तर्जुमा है वो तारीखियत है। लेकिन तारीखियत महज हिस्टोरिसिज्म की जो है ना, वो कई सारी तशरीहात हैं, मुख्तलिफ इक़साम की हिस्टोरिसिज्म पाई जाती हैं, और इसका क्या मतलब है इस पर भी मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा। लेकिन बुनियादी तौर पर इन तमाम मुख्तलिफ ये जो हिस्टोरिसिज्म की मुख्तलिफ तशरीहात हैं, डेफिनेशंस हैं, इनका ताल्लुक इस बात से कि भाई हम तारीख को किस तरह समझते हैं, और ख़ास तौर पर इस बात को कि तारीख की क्या कोई इनर लॉजिक, यानी कि अंदरूनी मंतिक, कोई दाखिली मंतिक होती है क्या, खास तौर पर क्या तारीख की कोई सिमत होती है कि नहीं। और ये डिबेट इस और इन दोनों, ये जो ह्यूमनिज्म और हिस्टोरिसिज्म, इनके दरमियान से जिस किस्म का मार्क्सिज्म और सोशल थ्योरी में जो इन 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 जिहतों का, इन जीनियोलॉजीज का जो असर रहा, इसके रिस्पॉन्स में जिस किस्म जो एक तर्ज फिक्र पैदा हुआ, जिसको बाद में स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया गया, इसकी भी अपनी लिनिजेस हैं लिंग्विस्टिक्स में, फर्डिनेंड रू शौशोर में,
सोशोर में, और फिर बाद में एंथ्रोपोलॉजी में क्लाउड लीवाई स्ट्राउस में। लेकिन इन डिबेट्स की जो प्रीफिगरेशन है जिसको हम कहते हैं, इन डिबेट्स का जो अंदेशा है, इन बहस मुबाहिस का जो अंदेशा है, वो हमें मार्क्स में भी मिल जाता है। और इसीलिए और ये जो बड़े फिगर्स हैं, सोशोर, लीवाई स्ट्राउस, बाद में अल्थुजर, लुकाश वगैरह, इनसे पहले भी मार्क्सिज्म में, या इनके कंटेम्प्रेरीज, इनसे पहले भी मार्क्सिज्म में इन डिबेट्स की हमें एक अंदेशा मिलता है। आप खास तौर पे जो लैंग्वेज की फिलोसफी मार्क्सिज्म में, मिसाल के तौर पर आप बाख्तीन और वोलोशनोफ, इन लोगों का काम पढ़ें तो उनमें इन डिबेट्स का अंदेशा मिलता है। अच्छा, अब सवाल, तो कहने का मतलब ये है कि इन डिबेट्स को हम मजीद तफसील में बाद में रिव्यू करेंगे जब हम लुकाश, अल्थुजर और ग्रामशी की तरफ जाएंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि हम इसको मार्क्स के हवाले से इनके ऊपर थोड़ी सी बहस कर ली जाए, थोड़ी सी डिस्कशन की जाए। अगर बुनियादी तौर पर एक बड़ी मोटी मोटी अगर मैं तशरीह करूं तो ह्यूमनिज्म ये है कि भाई ह्यूमन एज अ सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, कि क्या इंसान एज अ कोहेरेंट सब्जेक्ट, राइट, तारीख का तारीख, उसमें उसका तारीख में क्या रोल है, कितनी उसकी पावर है तारीख की मकसदियत में, इंसान की अपनी मकसदियत का, इंसान की अपनी एजेंसी का तारीख में क्या रोल है, राइट। तो और ऑफ कोर्स ये बात हमें आज के ज़माने में बड़ी अजीब सी लगती है कि भाई ऑफ कोर्स इंसान का रोल है तारीख में, लेकिन फलसफियाना तौर पर इसमें एक डिबेट रही है। और अगर आप तारीखी तौर पर देखें तो जो एक पूरा ब्रेक आता है जिसको हम रैशनलिस्ट ब्रेक कहते हैं, एनलाइटनमेंट थॉट कहते हैं, उनमें ये बात एक लेवल पर एक ज़माने में इनकलाबी बात थी कि जी इंसान जो है वो खुद अपनी तारीख बना सकते हैं। और इसमें ऑफ कोर्स बड़े बड़े फिगर्स हैं, डेकार्ट है और कांट है एंड सो ऑन सो फोर्थ। जहाँ तक हिस्टोरिसिज्म की बात है, जिस तरह के मैंने कहा कि हिस्टोरिसिज्म की मुख्तलिफ तशरीहात, मुख्तलिफ इक़साम हैं। हिस्टोरिसिज्म एक तो है कि तारीख को किस तरह समझना, तारीख को पढ़ने और समझने का तरीका, राइट, कि तारीख को, तो इसमें जो बड़े फिगर्स हैं उनमें इतालवी फ़लसफ़ी थे विको, जिनसे फिर बाद में हेगल, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस थे। और उसके अलावा जो कांट, जो मशहूर जर्मन फ़लसफ़ी हैं, इमानुएल कांट, उन्होंने भी इस हवाले से कुछ तसव्वुरात सामने रखे। और जो अमूमी तौर पर तारीख की स्टडी में जो हिस्टोरिसिज्म जिनसे रिलेट की जाती है वो है रांके, जिसको रैंकियन हिस्टोरिसिज्म कहा जाता है। और बाद में जब मार्क्सिस्ट या मार्क्स के हवाले से जब हिस्टोरिसिज्म की बात की जाती है तो वो एक जरा कदर मुख्तलिफ तरीके से बात की जाती है। अगर मैं मोटी सी बात करूं तो रांके में जो हिस्टोरिसिज्म का या हिस्ट्री पढ़ने के तरीके का जो एक वो है, हिस्ट्री पढ़ने के प्रोटोकॉल के जो तरीक़ाकार हैं, वो ये कि भाई आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वाक़े को, किसी भी प्रोसेस को, अमल को, उसकी जेनेटिक, उसकी एक हम वो करते हैं, उसकी डिटेल में, उसकी तारीखी तनाजुर में, उसके फैक्ट्स की बुनियाद पर उसको समझें, और उस पर एक लेवल पे उस पर कोई ओवरऑल जजमेंट ना हो, उस पर कोई उसमें कोई ओवरऑल एक तारीख का एक लेवल पे कोई ये ना करें कि भाई ये उस पर कॉजेज और एक अंडरलाइंग कॉजेज वाली बात जो है उसमें ज़रा मुश्किल है एक लेवल पर। लेकिन इसके पीछे भी डिबेट्स बहुत ज़्यादा थी। कांट आगे कहते हैं कि जी नूमेनॉन है और फिनोमेनॉन है, सरफेस लेवल फिनोमेनॉन अलग होते हैं और बुनियादी तौर पर जो दाखिली लेवल पर फिनोमेनॉन है वो अलग होते हैं। मार्क्सिज्म के हवाले से जो है, जो हिस्टोरिसिज्म की बात होती है तो वो ज़्यादा इस बात पर होती है कि भाई कि क्या मार्क्स में या मार्क्सिज्म में तारीख की एक मखसूस सिमत के बारे में बात की गई है कि नहीं। यानी कि एक तो ओवरऑल जो हम फिनोमिनल लेवल पर, एक ओवर सरफेस लेवल पर जो वाक़यात और हालात देखते हैं, क्या इनके पीछे कोई ख़ास मंतिक है, क्या तारीख की कोई ख़ास, जिसको बाद में टेलियोलॉजी कहा गया, वो है कि भाई हम इनएक्सोरेबली जो है वो एक सिमत में तारीख जो है वो बढ़ रही है कि नहीं। ऑफ कोर्स इसके हवाले से मार्क्स की अपनी फ़िक्र के हवाले से बहुत ज़्यादा डिबेट्स हैं, और इसका हेगल से भी, जैसे कि मैंने कहा, जाके लिंक बनता है। लेकिन ये जो तारीख की सिमत वाली बात है, और ये वाली जो खास किस्म की हिस्टोरिसिज्म है जो मार्क्सिज्म के साथ अमूमी तौर पर एसोसिएट की जाती है, ये कदर मुख्तलिफ है जो अमूमी तौर पर रैंकियन हिस्टोरिसिज्म है, जिसकी मैंने रैंकियन हिस्टोरिसिज्म की बात की। तो जब हम मार्क्स के हवाले से अभी मजीद बात करेंगे तो हम ये जो मखसूस टेलियोलॉजी वाली मार्क्सिज्म की जो हम बात करते हैं, जिसको एक टेलियोलॉजिकल हिस्टोरिसिज्म
कहा जा सकता है, उस हवाले से जो हम बात करते हैं, उसके हवाले से उसकी जो बात करते हैं उस हवाले से हम बात करेंगे जब हम इस मार्क्स हिस्टोरिसिज्म की बात करते हैं, ना कि जो एक और भी कई सारी जो तशरीहात हैं और जिहतें हैं हिस्टोरिसिज्म की। ठीक, अच्छा अयाज, मैं एक बात इसमें ऐड करता चलूं, फिर प्रियांश में आपके पास आऊंगा। एक तो आपने हिस्टोरिसिज्म की बात की, तो एक तो हेगल से हमारे पास तस्वर आता है तारीख का, कि जैसे आपने बात की रांके की, तो जो तारीख में पीरियडाइजेशन है या स्ट्रक्चर्स के जरिए इसको समझने का जो एक तरीका है वो हेगल से आता है, क्योंकि फलसफा तारीख में जितना मेरा मुताला, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो तस्दीक करें, कि बुनियादी तौर पर हेगल से पहले ये तस्वर था तारीख के बारे में कि हम सिर्फ तारीख को एक फैक्ट्स के तौर पर जानते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन या तशरीह वो उस तरह से शामिल नहीं थी। लेकिन हेगल ने उसको स्ट्रक्चराइज किया तारीख को, कि तारीख को हम समझ सकते हैं और तारीख के हर दौर की कुछ खास खसूसियात होती हैं, यानी कुछ फीचर्स होते हैं, और उन्हीं बुनियादों पर तारीख जो है वो हम उसको डिवाइड करते हैं कि फला एंशंट तारीख है, फला जो है वो मिडिवल तारीख है, या फला जो है मॉडर्न तारीख है। जिस तरह वो कविराज बात करते हैं कि हेगल जब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि रोमन पीरियड में ऑर्डर जो है वो एक तरह से तारीख एक फीचर थी उसकी, उस खास दौर की। फिर उसके बाद ग्रीक्स की बात करते हैं कि ग्रीक्स में ब्यूटी का एक तस्वर था, ठीक है, और मॉडर्न दौर में फिर रीजन की बात करते हैं। ये एक हेगल में जो है तस्वर पाया जाता है उसका तारीख की, एक रियलाइजेशन हेगल से आती है। लेकिन हिस्टोरिसिज्म से एक और मतलब जो है, एक पॉपर जो है वो फिलॉसफी ऑफ साइंस में जो थे उनकी एक तनकीद के साथ पर, जैसे आपने बात की कि तारीख का एक मखसूस पैटर्न होता है, और ज्यादातर, लेकिन हेगल में यह था कि उसने एक टेलियोलॉजी के जरिए इसको समझने की कोशिश की, जिस पर पॉपर की भी अपनी तनकीद थी कि भाई हिस्ट्री का पैटर्न तो है, लेकिन कुछ लोग उसको ये देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं कि उससे कुछ यूनिवर्सल लॉज हैं जिनको जानकर हम ना सिर्फ एक तारीख की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं बल्कि उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और उनके मुताबिक सोसाइटी को एक नए हवाले से तरतीब दे सकते हैं, जो कि एक वेपन था खासकर उन मार्क्सिस्ट रिवायत में उन लोगों के पास, जैसे स्टालिन या रूस की बात आ जाती है कि बेसिकली वो ऑथोरिटेरियनिज्म को या टोटलिज्म के लिए जो है जस्टिफिकेशन होती थी। लेकिन मार्क्स में खुद ये तस्वर जो है वो बड़ा पेचीदा हो जाता है, जैसे आपने बात की कि मार्क्स में शायद टेलियोलॉजी उस तरह से मौजूद नहीं है। और एक ह्यूमनिज्म की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में उसको जरा अगर फ्योरबाख से थोड़ा सा रिलेट कर दें कि एक तो फ्योरबाख की ह्यूमनिज्म आती है जिससे मार्क्स जो है वो एक तरह से अलग की असलियत कर रहा है, और एक आपने जो उसकी मीनिंग बयान की कि बेसिकली ह्यूमनिज्म से हमारी मुराद ये है कि इंसान तारीख का सब्जेक्ट है। तो जरा आप उस पर भी थोड़ी जो है नजर डालें कि बेसिकली वो फ्योरबाख की ह्यूमनिज्म क्या है। प्रियांश अगर आप डालना चाहें या उसके वो सेंस में जो है वो ह्यूमनिस्ट क्या है फ्योरबाख। नहीं, मैं आपकी जो पहली बात जो आपने ये मार्क्स और टेलियोलॉजी और हेगल के हवाले से जो आपने बातें कही उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। एक जो जिसको कि एक तरीके से ये ऑथोरिटेरियनिज्म का जस्टिफिकेशन भी आप जो जिसको यूज किया गया उसका कारण क्या था कि मार्क्स की जो अर्ली राइटिंग्स है, जो उन्होंने पहले अपने जो 1840 के दशक में जो उन्होंने चीजें लिखी हैं वो बहुत बाद में जाके प्रिंट होती है। 1930 के बाद वो प्रिंट होना शुरू होती हैं, और तब तक सोवियत जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है वो हो चुका है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन आपका वो कंप्लीट हो चुका है, और उस जो लेटर राइटिंग्स का इन्फ्लुएंस था वो काफी इन्फ्लुएंशियल था मार्क्स के आइडियाज को समझने के लिए सोवियत यूनियन में। ये बात हम जो कि साउथ एशिया की हम बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान की जो कम्युनिस्ट पार्टी, स्पेशली भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो भी सेकंड इंटरनेशनल में के जो आइडियाज हैं वो इससे काफी इन्फॉर्म और इन्फ्लुएंस हुआ। उन्होंने काफी बातों पर अमल किया, और लेकिन जब 1930 के बाद जब मार्क्स की जो पहले की जो पहले उन्होंने बातें लिखी थी, जब वो अपने थीसिस के बाद जब वो फिलॉसफी के साथ उनका एंगेजमेंट तब भी काफी मजबूत था, जब वो बातें उभर कर आती हैं तो मार्क्स के हिस्टोरिकल मेथड पे एक नई दृष्टि पड़ती है। जैसे कि एक आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा ग्रैंड रीजा का। ग्रैंड रीजा जो है वो बहुत बाद में मार्क्सिस्टों को
अंग्रेजी में ट्रांसलेट बहुत बाद में हुई। मेरे ख्याल से पहली अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन है कभी 1973 में जाके अवेलेबल होता है। तो जो 1973 की तो ग्रंडरीजा जो है वो एक रफ ड्राफ्ट था, लेकिन उसमें जो वो 7 नोटबुक का एक कलेक्शन था जो कि ट्रांसलेटेड थी, और वो जो ट्रांसलेशन जब अवेलेबल होता है तो उसमें कैपिटल में जो बातें लिखी गई या फिर जो कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो बातें हैं उसका इनिशियल आइडियाज आपको मिलते हैं। और वो एक और दिशा देता है जो कि मार्क्सियन मेथड के बारे में, और जो मार्क्स के जो मेथड था जो कि हमने जो पहला अपना प्रोग्राम किया था उसमें ये तारीखियत की जो जरूरत, तारीखियत को समझने की जो जरूरत है मार्क्स को समझने के लिए, उस पे हमने उसकी हमने बात की थी। और वो लेकिन उसका जो मेथड है वो तब तक वो क्लैरिफाई बहुत बाद में होता है। तो अगर हम उस मेथड की बात करें तो मार्क्स एक बात कह रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि काफी जरूरी है समझने के लिए, कि वो कह रहे हैं कि हमको ये कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे तो हमको एक लिमिटेड हम चीज समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर हम सिर्फ वेज लेबर की बात करेंगे तो हम लेबर, लेकिन अगर कहीं हम लेबर से शुरुआत करें तो हम फिर उसकी तारीखियत को समझते हुए और उस कैसे समय के साथ वो बदलती हुई आई है उसको समझने, तब हम उसको समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम वेज लेबर से बात स्टार्ट करेंगे तो हमको कोई एक वेग नोशन ही हमको मिल पाएगा। तो ये बात बहुत लेकिन जब हम एक बार ये हिस्टोरिकली सोचते हुए जब हम एक उसका हिस्टोरिकल पैटर्न्स को जब हम समझ पा रहे हैं, उसके बाद फिर हम एक रिवर्स थ्योराइजेशन करें तो मार्क्सियन मेथड का जो मार्क्सियन डायलेक्टिक है उसकी एक दिशा हमको नजर आती है। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है जब हम मार्क्स के हिस्टोरिसिज्म के बारे में बात करते हैं, कि सिंपल कॉन्सेप्ट्स से आपको शुरू करना पड़ेगा। आप अगर फैमिली की बात कर रहे हैं तो आपको फैमिली एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। फैमिली उसकी एक हिस्टोरिकल स्पेसिफिसिटी है। जो फैमिली हमको जिस तरीके से अभी के दौर में या फिर जो कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो फैमिली का ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझने के लिए हमको डोमेस्टिक लेबर को समझना पड़ेगा। डोमेस्टिक लेबर के बिना हमको फैमिली की समझ नहीं आएगी। तो ये चीजें बहुत अहम है समझने के लिए। मार्क्स के हिस्टोरिकल मेथड को एक हिस्टोरिसिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस मेथड को कैसे अप्लाई करके एक उसका जो क्रिटिकल टेम्पर है उसको समझने के लिए ये जरूरत है। जी अयाज, आप बताएं कि ये हिस्टोरिसिज्म की जो तफरीक, जिस हिस्टोरिज्म की आप बात कर रहे हैं वो एक खास पैटर्न की, और मार्क्स में जिस तरह से वो है उस पर आप क्या फर्क है, तफरीक है, किस तरह से देखते हैं? ठीक, देखिए वो ह्यूमनिज्म वाली बात जो आपने पहले की, उसमें ऑफ कोर्स जैसे कि बात आपने फ्योरबाख का भी जिक्र किया, तो एक लेवल पे जो ये डिबेट थी, ये हिस्टोरिसिज्म और तारीखी जो इर्तिका के हवाले से जो भी बहस थी उससे पहले, उससे जाके इसके तांते बांते बनते हैं कि जिस तरह के आपने कहा कि हेगल ने पहली दफ़ा जो है वो एक तारीख की मखसूस सिमत के हवाले से बात की थी कि तारीख में एक ख़ास किस्म की डायरेक्शन है, ख़ास किस्म की मंतिक है, लॉजिक है तारीख के आगे बढ़ने में। जैसे कि मैंने कहा जो पिछली वैरायटी थी हिस्टोरिसिज्म की, उनमें इस तरह तारीख की मंतिक का तस्वुर इस तरह नहीं था। उसमें तारीख को जेनेटिक लेवल पर, एक बहुत डिटेल लेवल पर, जिस तरह के आपने कहा फैक्ट्स के हवाले से पढ़ने का, समझने का एक तस्वुर था, इस तरह रंग के में हमें मिलता है। लेकिन एक लेवल पे तारीख की इस तरह की इर्तिका का कोई एक ख़ास किस्म की इर्तिका का हमें तस्वुर नहीं मिलता, और उसकी कई सारी वजूहात हैं। हेगल आके इसको बदलते हैं कि भाई तारीख के अंदर इर्तिका है, और इर्तिका क्या है? जो हेगल के मुताबिक वो है जो रूह मतलक है, जिसको एब्सोल्यूट आइडिया या एब्सोल्यूट स्पिरिट हेगल कहते हैं। तो कहने का हेगल के लिए जो तारीख का जो इर्तिका है वो बेसिकली स्पिरिट की अपनी बेगानगियत, यानी कि स्पिरिट या एब्सोल्यूट आइडिया जिसका अपने अंदरूनी तजाद के तहत उसके अंदर जो हलचल, जो मूवमेंट, जो इर्तिका होती है, वो बेसिकली जो है ना वो तारीख का असल मोटर है। और तारीख की जो प्रोफेनिटी है, जो अर्थ के लेवल पे, जो ज़मीनी या इंसानी लेवल पे जो तारीख हमें नज़र आती है, वो बेसिकली उसका एक इजहार है। अब इसके अगर बरक्स हम बात करें तो जब फेयरबाख आते हैं, लुडविग फेयरबाख जो हेगल के बाद एक अजीम जर्मन फलसफी हैं, वो इस पूरी चीज़ को उलटते हैं। वो एक लेवल पे कहते हैं कि भाई तारीख में अगर एलियनेशन है, बेगानगियत है, तारीख में अगर
इर्तिका है तो वो स्पिरिट की यानी कि रूह मतलब की बेगानियत के तहत नहीं है। स्पिरिट अपने आप में कुछ नहीं करता, बल्कि जो एलियनेशन है तारीख में जो इर्तिका है वो बेसिकली इंसान की अपनी बेगानियत है। यानी कि इंसान का अपना एक जौहर है, इंसान का अपना एक एसेंस है। इंसान एज अ सब्जेक्ट एक कोहेरेंट शय है जिसके अंदर बेगानगियत है, और उस बेगानगियत के तहत जो है ना वो फ्योरबाख जो है वो मुख्तलिफ जो फिनोमिनन है, खासतौर पर मजहब का जो इर्तिका है उसके हवाले से बात करते हैं। अब इसमें फर्क इसमें पेचीदगी ये है कि एक लेवल पर फ्योरबाख जो है वो हेगल को इन्वर्ट करके तारीख का सब्जेक्ट जो है वो स्पिरिट के बजाय यानी कि रूह मुतलक के बजाय इंसान को बनाते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि मार्क्स ने आइडेंटिफाई किया, और जो कि बाद के मार्क्सिस्ट ने अक्सर और मार्क्स के क्रिटिक्स ने अक्सर जो है, जो नाकदीन उन्होंने मिस किया, वो ये कि मार्क्स की जो फ्योरबाख पे क्रिटिक ये है कि भाई फ्योरबाख ने जो बेगानगियत है उसको इंसान की एक एसेंस के तौर पे ले लिया, यानी कि इंसान की एक जौहर के तौर पर, इंसान की एक इनेट क्वालिटी के तौर पर जो है उसको ले लिया गया। जबकि मार्क्स ये कहते हैं कि अगर तारीख में इंसान बेगाना है या कुछ ऐसे ख्यालात और ऐसे साख्त और ऐसे ढांचों का गुलाम है जो उस पर हावी होते हैं, या जिसमें अगर आप मजहब ले लें या मुख्तलिफ किस्म की पैदावारी निज़ाम ले लें, तो ये इंसान की अपनी कोई एसेंस की जो है वो बाइफर्केशन नहीं है, अपनी जौहर की बेगानियत नहीं है, बल्कि ये बेगानियत तारीख के जरिए है, तारीख में है, राइट। और उसका फिर जो है ना वो मार्क्स जाके तस्वुर जोड़ता है। इंसान जिस वसी तर समाजी और पैदावारी निज़ाम में रहते हैं, और उस वसी तर समाजी और पैदावारी निज़ाम में इंसान इस तरह ज़िंदगी बनाते हैं और समाज बनाते हैं, इंसान जो है वो हमेशा जो है वो समाज में होता है, समाज के जरिए होता है। तो इसलिए मार्क्स की कारबार जाके फ्योरबाख को जो क्रिटिक करते हुए कहते हैं कि फ्योरबाख ने एक लेवल पर हेगल को जमीन पे तो ले आया, लेकिन वो फंस इधर गया कि वो उसने इंसान की अपनी मेटाफिजिक्स बना दी कि इंसान के अंदर, इंसान बुनियादी तौर पर या एसेंस में इंसान कोई चीज है, राइट, कि इंसान का एक एसेंस है जो तारीख से मावरा है। जबकि मार्क्स कहता है कि इंसान का अगर कोई एसेंस है तो वो भी डी एसेंशियल है, यानी कि कहने का मतलब है कि इंसान का जो एसेंस है वो क्या है, तारीखियत है, यानी कि वो तारीख में वो वसी तर समाजी और पैदावारी रिश्ते हैं जिसके जरिए इंसान बनता है। कहने का मतलब ये है कि इंसान एज अ सब्जेक्ट और इंसान एज अ सब्जेक्ट या इंसान के तौर पर महज एक एसेंस नहीं है, महज एक जौहर नहीं है जो कि तारीख से मावरा है, लेकिन इंसान का जो एसेंस है वो भी समाजी है। यानी कि उसकी आप ये नहीं कह सकते कि जो बेगानगियत है, जो फ्योरबाख के हवाले से जो वो बात करता है, वो इंसान की अपनी इनेट क्वालिटी है, या इंसान की अपनी नेचर में, अपनी फितरत में बिल्ट इन है कि वो जो है वो बेगाना होगा। इंसान की जो बेगानगियत है वो तारीख के जरिए और तारीख में जिन समाजी रिश्तों में इंसान पनपता है उसके जरिए ही होती है, ठीक। तो एक लेवल पर जो एक ह्यूमनिज्म वाली बात है जो इंसान को तारीख के सेंटर पे डालती है, इंसान को तारीख का एक कोहेरेंट सब्जेक्ट समझती है, एक यूनिफाइड यानी कि यकसूयत वाला या यकजा जो है ना सब्जेक्ट समझती है, उसको मार्क्स उसके अंदर से उसकी एक क्रिटिक कर रहा है, उसकी एक दाखिली तनकीद कर रहा है, उसकी जिसको हम इमेनेंट क्रिटिक, वो कहता है कि हाँ, तारीख इंसान के जरिए है, इंसान तारीख में है, लेकिन क्योंकि इंसान तारीख में, इसलिए इंसान एक यूनिफाइड सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो इंसान अपने समाजी अमल और समाजी रिश्तों में होता है, ना कि इंसान एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक कोहेरेंट सब्जेक्ट के तौर पर। और ये बहुत की इंटरवेंशन थी, बहुत अहम जो है ना वो मार्क्स का ये नुक्ता था, क्योंकि बाद में ये जो इंसान ह्यूमनिस्ट थॉट की जो कुछ ट्रेंड्स हैं, कुछ जो इसकी जीनियोलॉजीज हैं, कुछ जो इसकी जिहतें हैं, जिन्होंने इंसान को यूनिफाइड सब्जेक्ट के तौर पे लिया कि इंसान की कोई मखसूस किस्म की एसेंस है या मखसूस किस्म की उसका एक कोई जौहर है, जो एक मखसूस किस्म की रैशनैलिटी है, उसको फिर इस्तेमाल किया गया इस किस्म के प्रोजेक्ट, वो फिर जस्टिफिकेशन बनी, नजरियाती जो है जस्टिफिकेशन बनी कॉलोनियलिज्म की भी, और बहुत सारे इस किस्म के जो है ना वो अनसेवरी किस्म के प्रोजेक्ट की। क्योंकि जब अपने इंसान की रैशनैलिटी की और इंसान की अपनी सब्जेक्ट हुड का
कोई उसकी यकसूयत बना दी, कोई उसका ऐसा जौहर बना दिया जो कि तारीख से मावरा है, तो फिर उसमें हर किस्म के प्रेजुडिसेस जो हैं वो उसमें डाल दिए गए। क्योंकि हमें हेगल में भी नजर आता है, हेगल में जो तारीख का जो पिनिकल है वो यूरोप की तारीख है, बाकी वो हिंदुस्तान और अफ्रीका वगैरह की तारीख को जो है वो कहता है कि भाई ये डार्क कॉन्टिनेंट है। हालांकि उसमें भी पेचीदगी हेगल के हवाले से अब डिबेट्स हैं बहुत ज्यादा कि हेगल की सोच पर हाइटी के इनकलाब का, जो कि एक स्याह फाम गुलामों का जो इनकलाब था, उसका क्या असर था। लेकिन एक मखसूस जो लिनिएज थी ह्यूमनिस्ट थॉट की, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने फिर ह्यूमन के एसेंस को लेकर, ह्यूमन के एसेंस को जो है ना वो मर्द यूरोपियन और एक वाइट मेल यूरोपियन जिसको हम कहते हैं बना दिया गया, और उसको फिर बाद में कॉलोनियलिज्म और इस किस्म की चीजों की जस्टिफिकेशन तौर पर इस्तेमाल किया कि भाई कि अगर ह्यूमन की एसेंस ये है जो कि हम हैं, जो कि एक सफेद फाम यूरोपियन मर्द है, तो ये जो स्याह फाम है और ये जो बुरी चमड़ी वाले हैं, इनको तो ये तो पूरी तरह इंसान ही नहीं है। ठीक, तो एक लेवल पर जिधर इंसान को या ह्यूमनिज्म जो है वो एक लेवल पर एक अपने जमाने में इनकलाबी फलसफा भी था कि भाई के जो खुदाओं से या नेचुरल फोर्सेस से हटकर इंसान को तारीख के सेंटर पर रखना। लेकिन इसकी एक अनसेवरी साइड भी थी जिसकी बाद में फिर क्रिटिक हुई, वो ये कि जब आपने इंसान का एक ऐसा जौहर बना दिया जो कि तारीख से मावरा हो, तो उसमें हर किस्म की प्रेजुडिसेस और बायसेस जो है उसमें उनको शामिल कर दिया गया, जिसमें फिर ऑफ कोर्स कॉलोनियलिज्म का एक बहुत बड़ा किरदार है, उसमें फिर रेसिज्म आ जाती है एंड सो ऑन सो फोर्थ। जबकि मार्क्स का जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि मार्क्स का इंसानी जौहर का, इंसानी एसेंस का तस्वुर है उसमें, लेकिन इंसानी एसेंस का तस्वुर तारीख से मावरा नहीं है, वो एक तारीख और समाज के जरिए है। ठीक, और ऑफ कोर्स फिर इसमें बाद में फिर हिस्टोरिसिज्म और ये जो तारीखियत वाली डिबेट्स हैं ये भी आ जाती हैं। लेकिन क्या करें कि हम इस पर जो है वो हम अभी थोड़ी देर में आएंगे। एक तो इसमें जो मैं जितना मुझे आइडिया है कि तो मार्क्स इन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब जो आपने बात की कि फ्यूरबास ने बुनियादी तौर पर उसको इन्वर्ट किया, और जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है, मतलब मार्क्स खुद भी कहते हैं कि बेसिकली जो है मैंने उसको वो बेसिकली सर के बल खड़ी हुई थी लेकिन मैंने उसको सीधा कर दिया, जो डायलेक्ट्रिक की बात करते हैं। तो एक तो उसकी इल्मियाती बुनियाद पर तनकीद हो जाती है कि बुनियादी तौर पर फ्यूरबास कोई हेगल के प्रॉब्लमेटिक से ज्यादा कोई अलग से नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे अल्तुजर ने लिखा हुआ है कि जब वो इन्वर्ट करने की बात करता है तो बुनियादी तौर पर हेगल में कॉन्सेप्ट वही रहता है एब्सोल्यूट सब्जेक्ट का, यानी मुतलक आमिल का। क्योंकि मार्क्स की जो तनकीद जैसे पहले थीसिस में फ्यूरबास में कि वो भी बुनियादी तौर पर जब तनकीद करता है फ्यूरबास की, और उस वक्त की जितनी भी मादियत पसंदी थी या मटेरियलिज्म थी, कि वो तनकीद ये कर रहा है कि भाई आपसे बेहतर जो तस्वर था मूवमेंट का या तब्दीली का या हरकत का, वो तो जर्मन आइडियलिज्म ने या मिसाल पसंदी ने पहले से डेवलप कर लिया था। लेकिन मटेरियलिज्म में फ्यूरबास की इंक्लूडेड, उसमें फर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जामिद किस्म का है। उसमें सब्जेक्ट वही रह जाता है, एब्सोल्यूट क्रिटिसिज्म का जो है सब्जेक्ट रह जाता है। और एक और तनकीद जो है वो आइडियलिज्म की तनकीद आ जाती है कि फ्यूरबास जो है वो एक एब्सोल्यूट एसेंस की बात कर रहा है कि बुनियादी तौर पर एक एसेंस है इंसानों की जो कि एसेंस अपनी है रैशनैलिटी और फ्रीडम पे, ये दो बुनियादी तस्वुरात हैं। और हर इंसान बुनियादी तौर पर वही, अगर अफलातून ही उसमें बात करें, ज़बान में बात करें, तो वो उस एसेंस में पार्टेक कर रहा है या कहीं अपना हिस्सा जो है उसमें से डाल रहा है या उसका परताव है। तो एक तो ये है, वही एक हेगल में अगर वो एब्सोल्यूट स्पिरिट की चीज है तो फ्यूरबास में वो वही चीज जो है वो एसेंस बन जाती है इंसानी। ये दो तो इल्मियाती बुनियाद पर तनकीद हो गई। और यही बात जो है मेरे ख्याल से एक तरह से मैं आपके पास ही आऊंगा दोबारा के हिस्ट्री की कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड है मार्क्स के, खासकर 1940 के बाद जो उसका तस्वर है तारीख का, कि वही वो सिर्फ मार्क्स को फ्यूरबास की तरफ अगर आता है तो उसकी कंट्रीब्यूशन में यही रहती है कि वो सिर्फ फ्यूरबास की थ्योरी अप्लाई करता है, तारीख की जो एसेंस है वही इंसान से बुनियादी तौर पर जो है वो बेगाना हो चुकी है। ठीक। और जैसे मैंने ये पहले बात की, ये बड़ा नुक्ता मेरे ख्याल में जरूरी है नाज़रीन के लिए समझने के लिए कि ये सिर्फ कोई नजरियाती बहस नहीं है, बल्कि इस पर हमारी सियासत का दारोमदार है। क्योंकि मार्क्स की अगर आप पहले की सियासत देखें शुरू की, तो वो जब जो अखबारों के लिए लिख रहे हैं, जर्नलिज्म की कर रहे हैं, तो उसकी ज्यादातर सियासत बेसिकली फ्री प्रेस की है। ठीक है, वो ज्यादातर आज़ादी राय की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि बुनियादी तौर पर रियासत एक तरह से, तो उसकी एसेंस भी जो है वो फ्रीडम की है। तो हम
रियासत से सिर्फ अपील कर सकते हैं कि वो अपनी एसेंस पे पूरी तरह से जो है उतरें, ठीक है। और फिरबाख में जो है अगर वो फिरबाखिन बन जाता है तो फिर उसकी सियासत जो है वो थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। वो सिर्फ इस हद तक तब्दील होती है कि वो अब कहता है कि हमने जो है बुनियाद तौर पर सियासत का काम ये है कि वो अपनी गुमशुदा एसेंस को या गुमशुदा जौहर को दोबारा से जो है वो अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करे, और तारीख का मकसद भी ये होना चाहिए। लेकिन बाद में जो है बुनियादी तौर पर हेगल फिरबाख से जब मार्क्स ब्रेक करता है तो इसी जगह पे करता है कि एक तो आपका फर्क का जो तस्वर है वो जामिद है, ठीक है, और एक आपका जो इल्मियाती जो उसकी बुनियादें हैं जो कि मिसाली परस्ती पे मबनी है और खासकर वो तजर्बियत पसंदी यानी एम्पिरिसिज्म की बुनियादों पर मबनी है। तो ये दो उसकी बुनियादी तनकीद दिया गई है और फिर तारीख का तस्वर भी उसका बदल जाता है। अब मैं इसमें अगर मैं छोटा सा ऐड करूं, वो ताल्लुक आपस में रिलेटेड भी हैं। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल ये रिलेशन वाली बात शाहब आपने बहुत अच्छी की। इसको अगर मैं बड़े सादा अल्फाज में बात करूं, अगर थोड़ा सा दोस्त साथियों को पेचीदा लगे, वो ये कि अगर हेगल में तारीख का जो तस्वुर है, हेगल में तारीख के इर्तिका का तस्वुर है, बिल्कुल है, राइट। और हेगल का ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है कि जित हर चीज की तारीखियत है, लेकिन हेगल की तारीखियत के नीचे भी एक एसेंस है, राइट। और वो एसेंस क्या है कि वो स्पिरिट की एसेंस है, राइट, जिसको रूह मतलब हम कहते हैं, या एब्सोल्यूट आइडिया, एब्सोल्यूट स्पिरिट की वो बात करता है। यानी कि एक लेवल पे वो तारीखियत की बात कर रहा है, लेकिन एक लेवल पे वो तारीख के पीछे एक इनर लॉजिक और एक इनर एसेंस समझ रहा है, जो कि एक लेवल पर इनवेरिएंट है, जो कि एक लेवल पर तारीख से मावरा है। वो तारीख ही का मोटर है, ठीक, जो कि एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसके हेगल में जो आइडिया और स्पिरिट का एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि तारीख से मावरा कोई जौहर है तारीख का। और फिरबाख जब आते हैं, जिस तरह शामिल, उनका रिलेशन हेगल से एक तो वो इन्वर्ट जब करता है तो वो क्या करता है कि भाई वो इंसान को सेंटर बना के इंसान के जौहर को स्पिरिट से रिप्लेस कर देता है, ठीक। अब मसला उसमें यही है कि जो मार्क्स अपने थीसिस ऑन फियरबाख जो बहुत अहम है मार्क्स के पहले उसमें कहता है कि भाई जो मेटाफिजिकल मटेरियलिज्म है या जो फियरबाख स्टाइल की जो मटेरियलिज्म है, उनका प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने मैन को सिर्फ ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा, यानी कि इंसान का जो है वो अपना एक कोई जौहर है, इंसान खुद एक एब्सोल्यूट है, कोई एब्सोल्यूट उसमें क्वालिटीज हैं, जिस तरह शाहब ने कहा वो फ्रीडम हो सकती है, वो लिबर्टी हो सकती है, राइट, जो कि एक लेवल पर तारीख से मावरा है, जो उसके अपने जौहर का हिस्सा है, और जो वो जौहर है, जो वो एसेंस है, जो कि अगेन ए हिस्टोरिकल है, जो उसकी अपनी एसेंस है। एक लेवल पर अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल हेगल का उलट है, लेकिन एक्चुअली है वही चीज, राइट। उलट किस तरह है कि वो तारीख को रूह से, आइडिया से इंसान पे ले आता है, राइट, लेकिन है वही चीज। क्यों? क्योंकि जिधर हेगल में एसेंस जो है और इनवेरिएंट एसेंस जो है वो स्पिरिट है, स्पिरिट अपनी बेगानगियत में तारीख बना रहा है, इस तरह इधर क्या है, इंसान अपने जौहर और उसकी बेगानगियत में तारीख बना रहा है, यानी कि अपने एसेंस और उसकी इलिमिनेशन में तारीख बना रहा है। तो उसने उलट तो कर दिया, लेकिन जो अल्थुज़र की जो बात, जो कि बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल में, और हम इस पर मजीद बाद में जब डिटेल में अल्थुज़र पर आएंगे, इस पर मजीद डिटेल में बात करेंगे, वो ये कि तारीख के अंदर के एक फिर भी एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है उसकी बुनियाद पर, एक मेटाफिजिकल तस्वुर है उसकी बुनियाद पर, एक माबादुल तबीयाती तस्वुर है उसकी बुनियाद पर तारीख के, और जो कि है एक इंसान का माबादुल तबीयाती तस्वुर, जिसको फिर आके मार्क्स कहता है कि इंसान तारीख बनाते हैं, ठीक, लेकिन इंसान खुद तारीख से इफेक्ट होते हैं, क्योंकि इंसान खुद तारीख में है, तारीख इंसान में है, इंसान तारीख में है। और इंसान को वो कहता है कि ह्यूमन एसेंस इज नॉट अ डम जीनस, यानी कि ह्यूमन एसेंस जो इंसान का जौहर जो है वो कोई फ्लैट जो है तारीख से मावरा जीनस नहीं, सब में कॉमन है। वो कहता है कि ह्यूमन जीनस क्या है, इज द एंसेम्बल ऑफ सोशल रिलेशंस, राइट, यानी कि तमाम समाजी रिश्तों का जो मजमुआ है, जो एक कॉम्प्लेक्स किस्म का पेचीदा मजमुआ है, इंसान की जो जौहर है, इंसान की एसेंस है, वो यही है। और एक लेवल पे ये बड़ी इनकलाबी बात है कि जब वो इंसान के जब बिल्कुल, मैं भी यही सोचने लगा, ये बड़ी इनकलाबी बात है कि एक लेवल पे ये तमाम जो कुछ पुरानी मेटाफिजिक्स है, चाहे वो मजहबी तौर की हो या सेकुलर तौर की हो, उससे वो तोड़ रहा है, क्योंकि वो ये इस बात पर कह रहा है कि इंसान अपनी तख्लीकी सलाहियत में जो है ना, वो अपने आप को बदलता है और अपने हालात को भी बदलता है, और इनके दरमियान एक जिदलियाती रिश्ता है,
राइट। तो कहने का मतलब ये कि इंसान नई चीजें भी बनाते हैं समाज के जरिए और अपने आप को भी अन्यू क्रिएट कर सकता है, अपने आप को भी नए तरीके से री इन्वेंट कर सकता है, लेकिन इस तरह नहीं कि इंसान खुद कोई प्रोमीथियस है, जिसको हम ग्रीक में प्रोमीथियन इंसान का तस्वुर कहते हैं, कि इंसान फर्द वाहिद के तौर पर कोई इंसान अब खुद एक नया खुदा बन जाए कि जी सब कुछ तब्दील कर सकता है। इंसान अपने समाजी रिश्तों में, अपने समाजी अमल और तारीखी अमल के जरिए जो है अपने जौहर का जो है ना वो इजहार करता है। ठीक, और अगेन इस तरह के फिर ये जो जब मार्क्स जो है वो बात को माबदल तबियाती टेरेन से, यानी कि मेटाफिजिकल टेरेन से हिस्टोरिकल और सोशल टेरेन पे ले आता है, उधर फिर अगेन तारीख के तस्वुर और ये जो हिस्टोरिसिज्म की डिबेट्स हैं ये फिर जो है ना ये सामने आ जाती हैं, जिस पर हम प्रियांश या शाह तुम कुछ ऐड करना चाह रहे थे या फिर हम इस पर आगे जाएंगे? हाँ, बस ये एक बात जोड़ना चाहूंगा कि इससे मुझे अभी जो बातचीत हो रही है उससे मुझे जो ऑन द जूइश क्वेश्चन में जो मार्क्स अपने पहले हिस्से के अंत में लिखते हैं एक बात कि ये उसको अंग्रेजी में मैं कोट करता हूँ, उस पे फिर हम बात कर सकते हैं कि ओनली व्हेन मैन हैज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड हिज ओन पावर्स एज social powers and consequently no longer separates social power from himself in the shape of political power, only then will human emancipation have been accomplished। तो ये जो इनकलाबी बात जो आपने कही, तो उसका सोशल पावर का जो टर्म है उस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है और ये काफी अहम बात है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं जो जोड़ना चाहूंगा कि उसमें मार्क्स के जो ह्यूमनिज्म की हम जो बात कर रहे हैं, तो मार्क्स काफी कुछ जो प्रकृति या नेचर के बारे में भी बहुत ही अहम बातें कह रहे हैं। सॉइल एंड वर्कर वाला जो वो फ्रेज यूज करते हैं, और जो वर्कर का जो सॉइल से जो नाता है, हाँ, उसके वो एक बहुत ही फंडामेंटल रिलेशनशिप वो वहां पे वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसमें एक जरूरी बात ये याद करने की है कि मार्क्स जब अपनी थीसिस लिखते हैं, डॉक्टोरल थीसिस में, वो एपिक्यूरस जो कि ग्रीक फिलोसोफर है उनके थॉट और डेमोक्रिटस के बारे में लिख रहे हैं, तो उसमें भी वो सेंसुअसनेस और ह्यूमन नेचर और नेचर और ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये अभी मतलब हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पे कि क्लाइमेट चेंज की बातें जो है वो काफी एक वो बड़ा मुद्दा है सियासती। तो उसमें भी ये मार्क्स जो नेचर के बारे में जो बातें कह रहे हैं वो उसका काफी महत्व बढ़ता जाता है। लेकिन ये जो मतलब जो सियासती आपने जो शाहब में थोड़ी देर पहले आपने जो कहा था कि उसके जो ये सामाजिक जो रिश्ता है एक इंसान का और उसके जो सियासती मतलब है उस पर मैं फिर से गौर करना चाहूंगा। और पॉलिटिकल इकोनॉमी भी जो है वो फंडामेंटली एक आइसोलेटेड इंडिविजुअल से अपनी सोच शुरू कर रही है, क्योंकि उसका कहना है कि वो एक रैशनल एक्टर है, वो हमेशा जो है रीजन और ये काफी हेगल के जो स्पिरिट वाला की जो आर्ग्यूमेंट है उससे उसका एक डायरेक्ट ताल्लुकात है। अगर आप ये सोचे तो वो रैशनल आइसोलेटेड इंडिविजुअल जो कि प्रॉफिट मोटिव से ड्रिवन है और जो कि एक्यूमुलेट कर रहा है और जो प्रॉफिट का आर्ग्यूमेंट है वही सुप्रीम, जैसा कि हम ये कैपिटलिज्म में जानते हैं। तो ये उसका एक ये भी सियासती पहलू है, इस पे हम ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मार्क्स के जो हम तारीखियत की जो हम बात करते हैं वो उसका ये पॉलिटिकल इकोनॉमी से वहीं से उसकी वो एक अलग दिशा में जाता है। वो उसका कहना है कि ये मेथड जो है वो साइंटिफिक भी है, क्योंकि वो जो है वो फेनोमेना जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हम कांत की बात कर रहे थे, वो फेनोमेना के जो नीचे जो रियल फॉर्म्स हैं उसको उस पर वो ध्यान दे रहा है। तो ये 3-4 बातें मैं जो जोड़ना चाहूंगा जो भी अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके मुताबिक।